नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत। योगी सरकार जल्द ही किन्नरों को खुशखबरी देने जा रही है। किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने को लेकर समाज कल्याण विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इसे सरकार का पार्टी ने किन्नर कल्याण बोर्ड को एक शिकूगा बताया और सरकार पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी शगुफा छोड़ने में माहिर है। अब किन्नर समाज का एक शगुफा छोड़ दिया। ये सिर्फ कानून बनाने की बात करते, किसी के भले की बात नहीं कर सकते, किसी की उत्थान की बात नहीं कर सकते। क्या आज तक 3.5 साल में इन्होंने किया किन्नर समाज के लिए? सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने तो गौ रक्षा के लिए भी कानून बनाया था, तो गाय माता आज भी रोड पे घूम रही है। कहाँ इनका सेंटर होम? इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो रोमियो स्कर्ट बनाया था, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता गया। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, ये किसी भी समाज की मदद नहीं कर सकते। इनको सिर्फ शगुफे छोड़ने की आदत है। 2022 के चुनावों की रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। ऐसे में किन्नर कल्याण बोर्ड के जरिए लगातार विपक्ष सरकार पर किन्नरों को डुबाने का आरोप लगा रहा है। वहीं अगर किन्नरों के उत्थान की बात करें तो आज भी किन्नरों को मिले अधिकारों को धरातल पर उतारना टेढ़ी खीर रहा है। जीते जी जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलेंगे। वहीं किन्नरों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार आज भी रात में किया जाता है, चोरी छिपे किया जाता है। ऐसे में किन्नर कल्याण बोर्ड कितना सुधार करता है, कैसे किन्नर समाज का उत्थान करता है, कैसे किन्नर समुदाय समाज की मुख्य धारा से जुड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल किन्नर कल्याण बोर्ड के जरिए सियासत को मुद्दा मिल चुका है, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। किन्नर कल्याण बोर्ड की जरूरत आखिरकार क्यों है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता महेश ने किन्नरों से खास बातचीत की और उनकी ताजा स्थिति के बारे में जानने की कोशिश भी की। सरकार के द्वारा किन्नर समाज के उत्थान के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई है। इसके बाद समाज से अपेक्षित रहने वाले इस वर्ग के लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है। इसके बाद इस समाज के जो लोग हैं उन्हीं के पास हम आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके लिए क्या समस्या आती है, जिन समस्याओं के लिए समाज उन्हें अपेक्षित महसूस कराता है। जिस तरह मेरे साथ में है, ये जानना चाहेंगे मैडम कि आप लोगों के लिए क्या दिक्कतें आती है इस समाज में? हमारी ये दिक्कत है, हम समाज में अच्छे से खुलकर जीना चाहते हैं पर समाज हमें जीने नहीं देती है। हम कहीं जाते हैं, आते हैं, हमें देख के हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। हम क्यों माँ बाप से पैदा नहीं है, जिन माँ बाप से ये लोग पैदा है। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इंसान की तरह जीना चाहते हैं। बताओ, हैं हमारे तो माँ बाप है, पर माँ बाप का हमें कोई पता नहीं है, हमारे माँ बाप कहाँ पर है कहाँ नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है, किसी को कैसा बना देता है, किसी को कैसा बना देता है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कहता है, कोई कहता है। तो भगवान ने हमें हिजड़ा बनाया, हिजड़ा का नाम दिया है हमें। पर ये हमारी कोई मर्ज़ी तो नहीं है, ये हमारे माँ बाप की मर्ज़ी है, तो भगवान की मर्ज़ी है ऊपर वाले की। पर ये है, हम कहीं रूम लेते हैं कि भाड़े पे, किराए पे, कोई हमें रूम देने को राज़ी नहीं होता कि नहीं किन्नर है, नहीं किन्नर है। तो बताओ, किन्नर इंसान नहीं होते क्या? किन्नर कोई भूत होते हैं, कोई बला होती है? बताओ,
कहीं हम तो खुशी में जाते हैं, हम खुशी में आते हैं। जिनके घर में बधाई होती है इतनी खुशी उनको नहीं होती जितनी खुशी हमें होती है। हमें इतनी खुशी होती है कि हमें पता है, पर ये है भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा है वो हम जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। कैसे न कैसे हम भी चाहते हैं हम भी लोगों की तरह जिए, जैसे लोग आजकल के लोग जीते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं खुल के। हम भी चाहते हैं अच्छे से हम भी एंजॉय करें, खुल के जिए। पर क्या करें, हमारी जो मजबूरी है, बाहर जाते हैं लोग देख के हंसते हैं, बतलाते हैं, मजाक बनाते हैं, और घर में रहते तो एकदम घुटन सी होती है। तो ये हमारी ये परेशानी है, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं अच्छे से हम खुल के जी सकें। अच्छा, आप लोगों की आय का कोई एक निश्चित साधन है कि नहीं है? क्या दिक्कतें आती हैं कभी आय को लेकर के आपको? हाँ, दिक्कतें क्या, बस यही है, अपने काट ही रहे हम टाइम अपने, जैसे हमसे टाइम कट रहा है। बस भगवान ने जैसा हमारी ज़िंदगी में लिखा है, हमारा आस नहीं है, हमारा औलाद नहीं है न है। हमारा तो क्या है, एक आशीर्वाद देना है, अच्छे से प्यार से दुआ देनी। ये भी भगवान ने हमें बनाया है, जो हमारी ज़बान में दुआ जो निकलती है तो वो लोगों को लगती है, दवा नहीं लगती, दवा काम नहीं करती। हम लोगों का आशीर्वाद काम कर जाता है। हम लोग जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा होता है, फिर भी समाज हमें अच्छा नहीं मानती है जो हम लोगों को अच्छा बोलते हैं। बस ये मेरी समझ। तो जिस तरह ये किन्नर समाज के लोग थे, उनका एक दर्द था कि समाज के प्रति इन लोगों की दुर्भावना नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी समाज इन्हें उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र की ये उम्मीद करते हैं। इनका ये कहना है कि सबसे बड़ी दिक्कत इनको आती है कि अगर ये कहीं किराए पे आवास भी लेते हैं तो आवास नहीं मिलता है। सरकार को इन दो चीज़ों के बारे में, इनके बारे में पहल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महेश यादव। वहीं भदोही में किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को लेकर रिश्वत का खेल खेला जा रहा है। फॉर्म भरने के एवज में 200 रुपए ऐंठे जा रहे हैं। इसके साथ ही रिश्वत की रकम ऊपर तक देने की बात भी सामने आई है। निकलकर सामने आया, जो कि अपने आप में कई गंभीर सवालों को जन्म देता है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को लेकर दरअसल जो काला खेल है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। फॉर्म भरने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। और जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है ये कि वहां पर जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि रिश्वत की इस रकम को वो ऊपर तक देते हैं। एकर सिस्टम बा हमरे यहाँ एकर हम ई सिस्टम बनाए हैं, जिसे घराव ले जाए कि फार्म जन दिया रहा बोलिए इतना इतना फार्म चला जाए 10 से 20 से 50 से फार्म लेके चला गया दे दी है। तो होत का रहा कि फार्म धरा बाब केकर चढ़ाए केकर छूट गया, तो जेकर छूट गया ओकर नहीं चढ़ाओ कर ना मिले, और जेकर चढ़ गया ओकर आए। तो हम का करी था अपना खुद कि अपने यहाँ के लैपटॉप पर पूरा लोड कर पेन ड्राइव में ले जाए कि वहाँ कंप्यूटर में लोड। झक सफेद बुशर्ट में कुर्सी पर पसर कर जो मेहनत की कथा वाच रहे हैं ना, सरकारी चाकर हैं। इनके कांधे पर जमाने भर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और कथा तो आपने सुनी ली। समाज सेवा में कंप्यूटर से लेकर ट्विटर तक का ज्ञान घोल के पी लिया। दरअसल इनका नाम है अशोक तिवारी। किसान सम्मान निधि की जिम्मेदारी है इनकी। हेड ऑफ पर नियुक्ति है। भदोही के औराई ब्लॉक में पोस्टिंग पाए तो वहीं पर बड़ा कमाल दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर सामाजिक सरोकार का काम कर रहे हैं। लोग सम्मान निधि पाने के लिए तरसे जा रहे हैं। और अशोक बाबू को देखिए, घर घर जाकर लोगों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। इस महान काम के एवज में मात्र 200 रुपये फीस रखी है अपनी। भैया कुछ कम बेसी की बस 200 फिक्स? भैया बेसी देख हो जाए हाँ कम मत के है। मैं 200 आपके पूरा चाहे। तो क्या कृषि विभाग का भी कमीशन बना था कि केवल ये आपको मेहनत कर रहा था? नहीं, हमारी मेहनत का नहीं होगा। हाँ, ऐसा बात हमारे ऊपर अधिकारी हैं कि हमसे लेंगे कि कौशल किशोर है कि कौन पद। मतलब कि भदोही के किसान परिवार हो गए धन्य अशोक तिवारी जैसे सरकारी कर्मचारी को पाकर, जो किसानों का भला करने के लिए गांव-गांव घूम रहा है। सम्मान निधि के फॉर्म जमा करने के नाम पर मात्र 200 रुपये ले रहा है। और ये रकम अपनी अंटी में नहीं रखते अशोक बाबू, बकायदा इस रकम का केक कटता है, बड़े वाले साहब लोगों में पड़ता है। और इस मेहनत की एवज में मात्र 50 रुपए ही अशोक बाबू की अंटी में आते।
मुखिया ये भी अधिकारी है ना, अब कृषि अधिकारी है, कौन पोस्ट हो गए हमें लोगों को वही नियुक्त के हैं, बस ही जाना। अच्छा, तो आपसे पर पेपर पे 200 रुपया लेते हैं? हाँ, पर पेपर 200। तो मैं आपका कितना कमीशन? हमें 50 रुपया मिलना बा। 150 ले। बताओ कितनी नाइंसाफी है। गांव-गांव घूमकर काम कर रहे अशोक तिवारी और मलाई काटे पड़े बाबू सरकारी। 200 रुपए की रिश्वत में से मात्र 50 रुपए मिलते हैं। वो तो बड़ी देर में ये गुप्त ज्ञान खुलकर सामने आया। इस बार की 15 अगस्त से पहले खुल जाता ना तो ताम्र पत्र मिलता अशोक तिवारी को, जो पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म जमा कराने के नाम पर 200 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन देखिए 150 रुपए टीएसी साहब को जाते हैं और उनकी मेहनत का सार भी अशोक तिवारी से सुन ली। सब बोले ही तो काहे ले ही अब एके समझा भाई, तनख्वाह तो उनका गवर्नमेंट देता ही बा, नहीं देता। हाँ। लेकिन अब वो 150 रुपया या दे रहे हैं कि वो सवेरे से लेके संध्या भर खाली क्षेत्र में गाड़ी लेके दौड़ना पाओ। माने वो बतावत है कि ऐसे ही कौनो दिन रहे जौने दिन के हमारे गाड़ी में 5 लीटर तेल बचे मोटरसाइकिल में, और नहीं तो 2 लीटर 3 लीटर 2 लीटर 3 लीटर बचे, बकाया टंकी खाली हो गई। तो कहे न पैसा ले भाई तो तेलवा कहाँ भराई, परिवार बाहर। जो लोग रिश्वत मांगना पाप मानते हैं, जुर्म मानते हैं, वो कानून बनाने वाली समिति में अगर अशोक तिवारी को रख लेते तो यकीन मानिए रिश्वत लेना पुण्य की श्रेणी में आ जाता। पेट्रोल का खर्च, खाने पीने का खर्च, घूमने का खर्च, परिवार का खर्च, ये खर्चा वो खर्चा, सब कुछ कहाँ से निकलेगा? इसलिए रिश्वत लेना जरूरी हो जाता है। वहीं इस रिश्वती परंपरा को लेकर उप कृषि निदेशक अरविंद सिंह का गुस्सा देख लीजिए, हंस कर लूट-फूट हो जाएंगे। हाँ, आपने वो व्हाट्सएप दिखाया है, ये आप हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके बाद इस पर जांच करके यथोचित कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे रे 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 रे, इतना गुस्सा कि कार्रवाई में वजन लाने के लिए अरविंद बाबू ने सख्त अलंकार लगा दिए। मानो भस्मासुर ने सुन लिया होता तो उसकी घिग्गी बन जाती। खैर, अपने लाडलों के परिचय पत्र पर उप कृषि निदेशक पहले अटके, फिर भटके और फिर के सुर के साथ एक स्वर में नगमा पूरा किया। ये कौशल किशोर अगर नाम है तो ये हमारे यहाँ टीएसी हैं और इस पर बड़ी ड्रास्टिक कार्रवाई होगी। आप हमको इसको फॉरवर्ड कर देंगे, इसमें जांच करें। ये औराई ब्लॉक में कार्यरत है। सर, ये किस योजना की मांग रहे हैं, क्या है ये, किस नहीं, योजना का नाम तो वो आपके व्हाट्सएप पे बता ही रहा है कि किसी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, वो तो वही बता रहा है जो है। क्या सर ऐसा कुछ लगता है क्या जो ये मांग रहे हैं भुगतान वगैरह? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब इसकी जांच कराई जाएगी तो देखेंगे क्या है। अभी से मैं कैसे कुछ कह दूँ जब तक कोई कार्रवाई मैं नहीं कर देता या इसमें कोई हमको साक्ष्य नहीं। अरविंद सिंह की मुस्कान पर लाखों न्योछावर। देखा, इसे कहते हैं कलाकार। जो चंद सेकंड पहले शक्ति का राग अलाप रहे थे वो मुस्कियाने लगे कि कार्रवाई की नहीं बता सकते। हाँ, जांच होगी, वो भी सख्ती से। खैर, किसान सम्मान निधि योजना में जमकर बंदरबांट हो रहा है। सरकार से पगार की पगार और रिश्वत बेशुमार। यही असल स्लोगन है सरकारी कारिंदों का। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत की रिपोर्ट। वहीं आगरा में एक अस्पताल की कारगुजारी एक मां पर भारी पड़ गई है, जब इलाज का पैसा न दे पाने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन ने उसके बच्चे का सौदा कर दिया और 1 लाख रुपए में उसका बच्चा बेच दिया। अपनी देहरी पर खड़ी इस मां को इंतजार है, इंतजार अपने लाल का, इंतजार अपने जिगर के टुकड़े का, इंतजार है उस जान का जिसकी सांसों को 9 महीने महसूस किया है। कोख में था जब तब उसके ख्वाब बुने थे, कई नाम इस मां ने उस बच्चे के रख लिए थे। लेकिन जब ये मां अस्पताल से वापस अपने घर लौटी तो बाहों में उसका लाडला नहीं बल्कि हाथ में थी एक पर्ची जिस पर लिखा था फरमान कि पैसे दो या फिर अपनी औलाद। आगरा के मोती महल इलाके के शंभू नगर में शिवचरण अपने परिवार के साथ रहता है, जहां एक रोज वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी बबीता को लेकर आगरा के जेबी अस्पताल पहुंचा था।
प्रसव होने के बाद जेपी अस्पताल ने गरीब और लाचार शिवचरण के हाथों में 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। रिक्शा चालक पेट पालने वाले शिवचरण के होश उड़ गए। वो मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मांगने लगा दया की भीख। लेकिन 2 मंजिला खड़ी इस इमारत में आराम फरमाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवचरण का आरोप है कि इसी बीच अस्पताल प्रबंधन ने उसके सामने एक स्कीम रखी। स्कीम ये कि जाओ, तुम्हारा 30,000 का बिल माफ, बस अपनी औलाद को हमारे हवाले कर दो। शिवचरण की बेबस निगाहें इधर उधर रहनुमाओं को ढूंढती रहीं, लेकिन अफसोस कोई मदद को नहीं आया। और आखिरकार शिवचरण को अपने बेटे की रुखसती के फरमान पर अंगूठा लगाना पड़ा। मेरी बीवी कच्ची वैसे ही हिसाब किताब होते तो मैं माटे लगो जेपी में नर्सिंग होम ड्राइवर ही वही तो लड़का भाई हो। कब की बात है ये? 24 तारीख की। अच्छा। 6:24:45 पर बच्चा साहब ऊपर आ गया। मेरे पास कोई पैसा का इंतजाम नहीं हो। मैंने मैडम से कहा कि मैं तुम्हारे पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो फिर पैसे की कोई चिंता मत करो, पैसा हम तुम्हें और दिलवा देंगे, बच्चा हमारे रिश्तेदार को दे दो। मैंने भी साहब ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं कोई बात नहीं है, तुम तो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों की भी गोद भर जाएगी। साहब मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। बेशर्मों की फौज ने मजबूर पिता को तोड़ कर रख दिया, एक माँ के कलेजे को निचोड़ कर रख दिया। 1 लाख रुपए में अपने लाल का सौदा मजबूरन ही सही शिवचरण को करना पड़ा। बदले में 60,000 रुपए अस्पताल वालों ने शिवचरण को दिए कि जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी था। जिसके बाद से बबीता को इंतजार है अपने लाल का, जिसकी निगाहें चौखट पर टिकी रहती। बबीता, अभी हाल में ही तुम्हारे अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा बहन पे ही है, डॉक्टर नहीं पे, रिश्तेदार पे डॉक्टर नहीं के। क्यों बच्चा उनको क्यों दे दिया? अब मुझे नहीं मालूम सर, का भयो ना भयो मालूम नहीं, मतलब गैरो। कितने पैसे दिए अस्पताल वाले ने? अब बिन्ने मालूम होगी, आदमी के मालूम। अभी बता रही थी कितने पैसे दिए करीब? 70,000 दिए थे। 70,000? हाँ। तो तुम माँ हो, तुम्हें नहीं लगा कि अपना बच्चा बेचना नहीं चाहिए? क्या मजबूरी रही आपकी, क्यों बेचा? ऐसा मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने। तो मैं आदमी ने कहते तो रहने तुम खर्चो मुझे बताए दो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूँगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी, मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के लिए। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा। और इस तरह एक माँ को अपने बच्चे की यादों में जीने को मजबूर कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन की इस कारगुजारी पर देर से ही सही, लेकिन आगरा का स्वास्थ्य विभाग जागा। पहली फुर्सत में अपनी विभाग की लाज बचाने के लिए अस्पताल को सील कर दिया गया है और अस्पताल प्रबंधन को तलब कर लिया गया। यहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि बच्चे को उन्होंने नहीं दिया था सर्जरी के उपरांत। सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, वो बिल पेमेंट करने में अभी जो सुनने में आ रहा है, तो उसी के लिए हमने टीम भेजा था। तो टीम में वहाँ कोई ना डॉक्टर मिला ना कोई मरीज मिला, तो स्वयं संज्ञान लेके उसकी अभी फ़िलहाल सील कर दिया गया और 2 दिन में उनको बुलाया गया है नोटिस देकर कि आगे अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्या कार्रवाई की जाए। अगर कोई इस तरह की चीज़ निकल के आती है तो उनमें जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पांडे जी, आपने बड़ा एहसान किया कि अस्पताल को सील करा दिया। बड़ा एहसान किया आपने जो अस्पताल प्रबंधन को तलब कर लिया। बड़ा एहसान किया आपने कि जांच के आदेश दे दिए। आपके एहसानों के तले ताज नगरी दबे जा रही है। लेकिन अब तक इस माँ की गोद सूनी है, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब इस बाप को जिसका लगते जिगर उसकी बाहों में नहीं है? आप तो सीएमओ है ना आरसी पांडे जी, कि आपको पता नहीं कि आगरा के यमुनापार इलाके में दर्जनों के बाद से इस तरह के अस्पताल खुले हुए हैं? क्या आपको नहीं पता कि वहाँ इंसानों की सांसों का सौदा होता है? अगर आपको नहीं पता तो सरकारी दफ्तर में बैठकर मौज काटिए, क्योंकि महीने की पहली तारीख को झप्प से गिरती है पगार। फिर किस बात की टेंशन? बच्चे का क्या, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। आगरा से इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश में कोरोना काल के बीच आम आदमी की जेब कटने वाली है। इस बार आपकी जेब में सुराख किया है यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने।
पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में साल 2020 से 21 के लिए नए स्लैब पर बिजली दरों का प्रस्ताव दाखिल कर दिया। इस बदलाव के बाद जहां छोटे उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ पड़ेगा, वहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कम बिजली इस्तेमाल करें जिससे कम बिल आएगा, लेकिन नया स्लैब लागू होने के बाद इसके उल्टा होने वाला है, यानी कम बिजली इस्तेमाल करने वालों की जेब कटनी तय है। वहीं नए स्लैब में निजी शैक्षिक संस्थाओं की दरों में कमी का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि धार्मिक आयोजनों के लिए अस्थायी कनेक्शन की दर 4,750 की जगह 2,500 रुपए कर दी गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन को 3 दिन में प्रस्तावित दरों को सार्वजनिक प्रकाशन कराने का आदेश दे दिया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस बार थोड़े छात्र छात्राएं निराश भी नजर आ रहे हैं। मास्क, एयर सैनिटाइजर से लैस होकर भी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। एग्जाम के लिए जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। तमाम छात्र संगठनों के विरोध और कोरोना काल में आखिरकार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी के आखिरी सेम की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी शुरू हो गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक क्लास में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई है और जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी यहाँ पर कराए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कोरोना से बचने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अब परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। जो पहली पाली का एग्जाम है वो सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा। जो दूसरी पाली है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी और जो अंतिम यानी तीसरी पाली है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्जाम किया जाएगा। स्टूडेंट्स जिस तरह की भी तैयारी करके आए हैं उनके चेहरे जरूर इस बात को लेकर खिले हैं कि हाँ, उन्हें एग्जाम देकर ही आगे प्रमोट किया जाएगा, जबकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर निराश हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एग्जाम हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।